Hello everybody, welcome to currently 22nd अगस्त 2026। फर्स्ट थिंग अटेंडेंस मार्क कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही अटेंडेंस मार्क करना शुरू कीजिए। और आज 14th डे है हमारे एडिटोरियल टू मेंस आंसर इनिशिएटिव, जिसमें मैं आपको एक आर्टिकल जो डिस्कस करता हूँ उसी से क्वेश्चन देता हूँ, लिंकिंग दैट आर्टिकल विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, एंड फिर मॉडल आंसर मिलता है एंड बच्चों को आंसर राइटिंग का भी मौका मिलता है। वो अपने आंसर्स हमारे डेडिकेटेड ग्रुप्स पे शेयर करते हैं एंड आई ट्राई टू इवेलुएट देम। फाइन, सो टोटल 6 आर्टिकल्स द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है जो डेटा ओरिएंटेड आर्टिकल है कि जो वेस्ट एशिया में जो अभी इशू चल रहा है, जो इंस्टेबिलिटी है ईरान एंड यूएसए के बीच में, या ईरान यूएसए प्लस इजराइल के बीच में, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ब्लॉक हुआ था, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, इसको लेकर डेटा हमारे पास एक आया है। और ये डेटा हम GS3 में, GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड कुछ सॉल्यूशंस भी मैं मांगूंगा। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल, शुगर जो चीनी है उसका प्राइस 44% विद इन अ मंथ बढ़ा है, राइट। तो इसे डिस्कस करेंगे, मतलब 45 रुपीज़ पर केजी जो मिल रहा था वो 65 रुपीज़ पर केजी हो गया। इसके पीछे के रीजंस एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, एडिटोरियल द हिंदू से लिया है, एंड एजुकेशन, मतलब कि एक तरफ एजुकेशन का एक्सेस हमें बढ़ाना है, ये हमारा प्राइमरी टारगेट था और उसमें हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। बट अब एक्सेस तक ही बात नहीं रहनी चाहिए, इक्विटी की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये बहुत सुंदर डेटा ओरिएंटेड आर्टिकल है, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसी से आज का क्वेश्चन जो है एडिटोरियल टू मेंस आंसर इनिशिएटिव का आएगा, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, ये इंडस्ट्री का डेफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक 9 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा और इंडस्ट्री किसे कहते हैं एक पुराने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया गया। इसे हम बहुत अच्छे से, मतलब मैं बहुत बेसिक लेवल से इस पार्टिकुलर जजमेंट पे डिस्कशन करूंगा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए। फाइन, देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन पे। पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, जो नॉइज़ पॉल्यूशन के एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में फेल हो रही है हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट्स। तो इससे रिलेटेड कुछ लॉज देखेंगे एंड क्या हम कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। GS3 से आप इसे जोड़ के देख सकते हो। देन वी हैव दिस पार्टिकुलर आर्टिकल जो कल के द हिंदू से मैंने लिया है, सैनिटेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है नमस्ते स्कीम। इसको ना एक्सपैंड करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सोच रही है, फ्रॉम अर्बन इंडिया टू रूरल इंडिया। तो इसे भी हम देखेंगे, इस स्कीम को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आए थे इस बार स्कीम से प्रीलिम्स में, कोई बताना चाहेगा उसके नेम्स? अगर पता है 2025 का तो मुझे अच्छे से याद है, गोकुल मिशन एंड सूर्य घर बिजली योजना। इस साल कौन से आए थे, याद है आप लोगों को? चलिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, स्कीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे हम छिड़कते हैं मेंस के आंसर में भी। स्टार्ट करते हैं, फिर से कहूँगा अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ध्यान से सुनो। इंडिया जो है अपना 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। 50% ऑफ नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करता है। ये डेटा लिख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 88% क्रूड ऑयल हम लाते हैं बाहर से एंड 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस भी बाहर से लाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि वेस्ट एशिया से बहुत मेजर चंक आता है ये जो इंपोर्ट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, या क्या अभी चल भी रहा है, मतलब कि चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है, एक क्रम है इन द वेस्ट एशिया। सो आई जस्ट वांट टू शो, एक चीज़ ऐड कर ही देता हूँ, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि एक तो हम वेस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया में जो टेंशन बढ़ा तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो प्राइस है ना, इंपोर्ट बिल हमारा वो बढ़ गया, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए। अब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, एक डेटा रह गया जो मैं बता देता हूँ, अराउंड 40% ऑफ, जस्ट लुक एट दिस पार्टिकुलर डेटा। फर्स्ट डेटा हमने क्या देखा कि 88% क्रूड ऑयल, ये लिख लीजिएगा अपने मतलब नोट्स में। 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, 40% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो है, एंड 60% ऑफ LNG इंपोर्ट्स एंड 90% ऑफ LPG इंपोर्ट्स, ये वेस्ट एशिया से आता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है,
40% क्रूड ऑयल जो हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, उस 60% ऑफ जो LNG है, 90% ऑफ द LPG जो है इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो वेस्ट एशिया से, वो भी हॉर्मुज की तरफ से आता है। अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर प्रीलिम्स 2026 का आपने क्वेश्चन देखा होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू कौन सी कंट्रीज़ के जो मतलब कि मतलब डिपेंडेंसी है, पास उसकी शिप आती या जाती है, तो किन कंट्रीज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करेगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स 2026 में एक ईजी आया था, मैप से जोड़कर इसे देख सकते हो। सो जस्ट लुक एट दिस पार्टिकुलर डेटा एंड इसको जॉट डाउन कर लीजिए। देन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा नेट ऑयल या गैस इंपोर्ट बिल बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, इतना मुझे समझाना था। अब ये डेटा भी लिख लेना। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा मीन्स स्पेसिफिक या कह सकते हो कि कोई चीज़ हम डिस्कस करते हैं ना तो उसके तह तक जाते, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। चलो बताओ, अगर इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो इससे क्या होगा आगे, बताओ। करेंट अकाउंट बैलेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट जैसा है वैसा ही है या कम ही हो जाता है। करेंट अकाउंट बैलेंस कह सकते हो, या बीओपी का खतरा होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, एक क्रम होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? सो उसके बाद भी हैव इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स आवर रूपी। आपने देखा होगा रूपी भी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट किया। सो दिस इज द साइकिल। एक तरफ ऑयल या नेचुरल गैसेस के प्राइस बढ़े, डिसरप्शन की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने में दिक्कत हो रही थी ब्लॉकेड की वजह से। ठीक है, देन वी सॉ इंपोर्ट बिल इंडिया का बढ़ा क्योंकि बहुत अधिक इंपोर्ट डिपेंडेंस है। देन इसका इम्पैक्ट सीधा करंट अकाउंट पे पड़ता है। आप लोगों को पता है ना, इसमें कोई बेसिक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि करंट अकाउंट ही नहीं पता है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बीओपी, ये सब में मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता होगा, कई बार मैंने भी अब इससे जो इन्फ्लेशन जो है या इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ हमारा रुपी डेप्रिशिएट करता है। तो जस्ट वांट टू से ये कुछ डेटा है, लिख लीजिए। और ये एक साइकिल जो समझाया है, ये ऐसे ही इकोनॉमी चलती है, खास करके ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे इंपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स के जिसके प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ते घटते हैं। तो ऑयल, नेचुरल गैस उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। ठीक है, समझ गए इस आर्टिकल को? ये डेटा ओरिएंटेड है, इसमें से कुछ डेटा हम निकालेंगे एंड अपने लिए रख लेंगे। क्या पता कल स्टेट पीसीएस एंड लेट अस सपोज आप मीन्स लिखते हो नेक्स्ट ईयर भी, और ये हॉर्मुज वाला चलता रहा, तो हमारे लिए ये यूजफुल हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड आर्टिकल। आपको पता है चीनी कितना इंपॉर्टेंट है, शुगर हमारे लिए है इंपॉर्टेंट? मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं बहुत चाय पीता हूँ। हाँ, तो सिंपल सुनो, जो प्राइसेस हैं शुगर के फ्रॉम लास्ट 1 मंथ अगर रिकॉर्ड जो किया गया है, 65 रुपीज़ हो गया है, मतलब 45 पर केजी ऑन एन एवरेज। हो सकता है 1-2 रुपये ऊपर नीचे कहीं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हो, आप लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से मुझे सुन रहे हैं। सो ये जो राइज आया है 44% का, इसके पीछे का रीज़न हमें जानना है। चलो अब क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, बताओ। एंड शुगर केन का भी बता दो, इन दोनों का बताओ, शुगर एंड शुगर केन का। ठीक है, तो ये जो प्राइस हाइक हुआ है, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। इंडिया का जो एक्सपेक्टेड शुगर प्रोडक्शन है इस साल के लिए, इट इज़ 279, ये आर्टिकल का ही डेटा है। ठीक है, 279 लाख टन्स हम उम्मीद करते हैं। वैसे हमने एक्सपेक्ट किया था ये कितना जाएगा, 309 लाख टन्स। शुगर प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड जो है शुगर प्रोडक्शन हमने किया था, मतलब ये मतलब शुरुआत में, लेकिन होने की कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी 280 लाख टन्स के आसपास मान लो। और हमें पर ईयर खुद के डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है, ये भी 280 लाख टन्स है। तो लुक एट दिस पार्टिकुलर थिंग कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम करने वाली स्थिति है। वैसे नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 309 लाख टन्स हमारे पास जो है शुगर प्रोडक्शन इस ईयर में एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब मेन कारण है
कि क्यों ऐसा हो रहा है कि शुगर प्रोडक्शन में जितना एक्सपेक्टेड था उससे हम मतलब 40 लाख टन कम प्रोड्यूस करेंगे। उसके पीछे के कुछ रीजन्स हैं। सो द प्राइस हैक का मेन रीजन है शुगर प्रोडक्शन कम होना, ठीक है। और शुगर प्रोडक्शन कम क्यों हुआ उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वेदर, ठीक है। ध्यान से सुनना। वेदर जो है मतलब कि जिन स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव महाराष्ट्र, एक्सेस रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है जो है मतलब फसल जो शुगर केन का वो ख़राब होता है, ठीक है। क्रॉप में डिजीज़ भी आ रहे हैं, शुगर केन की मैं बात कर रहा हूँ, शुगर केन से ही प्रोडक्शन होता है ना, ये तो पता है ना। फिर सनलाइट भी इनएडिक्वेट है। दीज आर द वेरी वेरी सिंपल रीजंस एंड वी हैव ऑल्सो यील्ड जो है वो भी कम हो गया है। तो वेदर एक बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, वेदर के साथ साथ ये चीज़ें भी आ रही है। एक्सेस रेनफॉल, डिजीज़, देन जो मतलब प्रोडक्टिविटी है उसमें डाउनफॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एंड सनलाइट की जितनी ज़रूरत होती है शुगर केन को वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ समझ लो कि अगर स्टैंडिंग क्रॉप है ना, राइस, दोनों खरीफ है, शुगर केन, दोनों को पानी की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। ये पानी अगर लगा रहेगा ना फील्ड में तो राइस को ज़्यादा इशू नहीं होने वाला, बट शुगर केन को होता है। यही हुआ महाराष्ट्र में, एक्सेस रेनफॉल की वजह से फसल खराब हो गए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बहुत सिंपल है कि शुगर एक्सपोर्ट पे पहले वो लगा दो, रोक लगाओ, ठीक है। एक्सपोर्ट ही नहीं होगा इंडिया के साइड से। फिर ड्यूटी फ्री, मतलब कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। वो इंपोर्ट जो है हमने 10 लाख टन तक का मतलब छूट दी है सरकार। मतलब हम इंपोर्ट करेंगे ना अप टू 10 लाख टन टोटल, तो हमें ड्यूटी फ्री शुगर किसी पार्टिकुलर कंट्री से, जस्ट सपोज ब्राज़ील, उससे हमें लाना है, तो ये हमने, हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। देन वी हैव वन मोर बिग इशू जिसे अपोजिशन उठा रही है, चैलेंजेस में कह सकते हो या रीजन्स में कह सकते हो जिसकी वजह से हुआ, बट दिस इज़ नॉट द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से हुआ है। मेन रीज़न है, मैं गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा हूँ, जिस तरह से न्यूज़पेपर में लिखा गया है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपोजिशन कह रही है कि आपने क्या किया, 30 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट जो शुगर केन है वो आपने क्या किया, आपने एथेनॉल, शुगर केन से ही एथेनॉल बनता है, एक मेजर रॉ मटेरियल है। तो ये जो शुगर केन है जो इक्विवेलेंट है, 30 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट है, उसको आपने एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट कर दिया। तो अपोजिशन कह रही कि आपने ये जो किया ना इसी के वजह से ऐसा हुआ है, बट द रियल रीज़न इज़ 279 लाख टन ही हमने शुगर प्रोड्यूस किया है। वैसे प्राइमरी रीज़न वेदर की वजह से हो रहा है, मैं सरकार की वो नहीं कर रहा हूँ, बट सेकेंडरी रीज़न में हम कह सकते हैं जो डाइवर्जन है, और ये डाइवर्जन जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया। ओके, तो सरकार अपने एंड से कोशिश कर रही है, बट हमें ना अभी शुगर का जो प्राइस होगा वो हाइक दिखेगा और इसका इम्पैक्ट चाय पे पड़ता है यार, ये तो गलत है। चलूँ आगे। तीसरा आर्टिकल बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। क्वेश्चन भी दूंगा और आज जो है ना मॉडल आंसर्स भी दिखाने हैं आप लोगों को। देखो सिंपल है, इंडिया में फोकस था पहले एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, लोगों बच्चों का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के बाद क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन, एंड देन आउटकम्स। ये होता है क्रम किसी भी कंट्री में, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले एजुकेशन सबको इनरोलमेंट कराओ, वो स्कूल जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, फिर पार्टिसिपेट करके मतलब कि सीखेंगे अच्छी चीज़ें, एंड वहाँ से आउटकम्स आएगा। ये क्रम होता है। इन दो में तो हम सक्सेसफुल हो गए बहुत हद तक, मतलब लिमिटेशंस तो हर चीज़ में होता है, लेकिन जो क्वालिटी आउटकम्स है ना, इसमें आज भी इशू है। और इस आर्टिकल में बेसिकली एक्सेस से इक्विटी के तरफ हमें बढ़ने को कहा जा रहा है, जस्ट टू गेट क्वालिटी एंड आउटकम्स। फर्स्ट टू हमने एड्रेस कर लिया, मैंने बोला ना, फिर से बोल दूं, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी एंड आउटकम्स। हम फर्स्ट टू में अभी सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट लेटर जो दो है जिसमें क्वालिटी एंड आउटकम, अल्टीमेटली आउटकम्स हमें चाहिए,
वहाँ हम अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो इस आर्टिकल में कह रहा है एक्सेस जो है वो तो मिल गया है, बट इक्विटी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तभी हमें अच्छे आउटकम्स मिलेंगे ओवरऑल आवर कंट्री। अब मुझे ये बताना है आप लोगों को, इक्वालिटी इक्विटी में भी दिक्कत होता है। चलो ये भी कर देता हूँ। बोला ना बच्चे की तरह समझाऊंगा तो समझाऊंगा। इक्वालिटी का मतलब है कि दो तीन भाई बहन है, तीन भाई बहन है जस्ट सपोज, दो भाई एक बहन है, या दो बहन एक भाई है, अरे छोड़ो, एक भाई एक बहन है, तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को स्विमिंग के लिए ट्रेंड होना है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मतलब दे दिया 1000 रुपये फीस, ठीक है। लेकिन जो यू नो वन ऑफ द जो, मतलब ये एग्जांपल सही नहीं है, मैं तो कुछ भी, मैं सिंपली स्कूल के टर्म्स में ही समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देयर इज़ अ स्कूल जो कि अर्बन इलाके में है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, टीचर्स अच्छे खासे नंबर में है, सारी चीज़ें, मतलब क्लासरूम्स अच्छे हैं। एक स्कूल है ट्राइबल इलाके में, वहाँ पे टीचर के शॉर्टेजेस हैं, देन वी हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक ये टॉयलेट्स का इशू है, उधर ट्रांसपोर्ट का इशू है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत के हर स्कूल को मतलब बेटर बनाने के लिए 10-10 लाख रुपीज़ एडिशनल दिया जाएगा। तो जस्ट लुक एट दिस पार्टिकुलर थिंग, जो अर्बन स्कूल है वो पहले से ही अच्छा खासा वो हो चुका है, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल हैं वो उनको बस 10 लाख से नहीं होगा। अगर हमने 10 लाख दोनों को पकड़ा दिया, तो इक्वालिटी में क्या होता है कि हम सबको इक्वली दे देते हैं, जैसे 10-10 लाख रुपीज़ सबको दे दिया। इक्विटी में होता है कि डिपेंड करता है कि किसको कितना नीड है, सो दैट सबको इक्वल फुटिंग पे लाया जाए, ये होता है इक्विटी। तो यहाँ पे ट्राइबल स्कूल को ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो अर्बन स्कूल है। मतलब मैं इस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस क्या हैं कि हम ना जो आउटकम्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए रादर एक्सेस तक ही सीमित रहे, तो सम ऑफ द चैलेंजेस क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सी कि जो सोशल इनइक्वालिटी है इन एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन, जो ओबीसी का पॉपुलेशन है, मतलब बहुत 90s से पहले ही वो कमीशन बैठी थी, तो ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 52% के आसपास आंका गया था। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ना, वो 49% है। तो जो सोशल इनइक्वालिटी है ना एजुकेशन में, वो दिखता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसके थ्रू जो हमारा टारगेट है कि हम इक्विटी की तरफ बढ़ें या आउटकम्स बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करें, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसमें एक चैलेंज हमारे पास है, सोशल इनइक्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करने में, ऑब्टेन करने में, ठीक है। देन मतलब अगर हम देखें कैटेगरी वाइज, देन वी हैव स्कूल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, या कह सकते हो जिस हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए अमॉन्ग द स्टेट्स का एक कंपैरिजन किया गया। आंध्र प्रदेश में 1147 स्टूडेंट्स पे एक स्कूल है। अगर हम कंपेयर मेघालय से करें तो 359 स्टूडेंट्स पे एक स्कूल है। तो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बच्चे पे एक स्कूल है, मतलब अवेलेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू मेघालय 359 पे। तो ये एक अनइक्वल जो है अवेलेबिलिटी, एक ये भी इशू है। देन द थर्ड थिंग इज कि एरिया, मतलब कि टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे झारखंड में पुपिल जो होता है, मतलब स्टूडेंट पर टीचर जो रेशियो है, दैट इज़ 43, मतलब एक टीचर पे 43 स्टूडेंट्स हैं। ऑन द अदर हैंड सिक्किम में वो 6 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है। तो कम टीचर होगा, कम, एक टीचर पे कम बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ठीक है, पढ़ाने में। देन वी हैव अदर थिंग्स, जैसे कि ड्रॉप आउट्स भी एक इशू है। जैसे कि बिहार में प्रिपरेटरी स्टेज पे ड्रॉप आउट 7.9% देखा गया है, ठीक है। तो वी हैव सीन फ्यू ऑफ द चैलेंजेस जिसकी वजह से हम आउटकम बेस्ड जो लर्निंग है उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। एक तो
हमने देखा कि सोशल इनइक्वालिटी एजुकेशन में हमें दिखता है। देन वी हैव सीन अनइक्वल जो एबिलिटी है स्कूल्स की, हमने ये भी देखा कि अनइक्वल जो एबिलिटी है वो टीचर्स की भी हमें दिख रही है। फिर जो ड्रॉप आउट्स है ना अक्रॉस द स्टेट्स, उसमें भी इनइक्वालिटी हमें दिख रही है। बट इसके अलावा भी देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, जैसे कि जोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं, जो ट्राइबल इलाके हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं पहुँच पा रही है, ये भी एक बड़ा इशू है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों से मैं सल्यूशन मांग रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी लिखोगे। मैंने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। कोई भी स्कूल एजुकेशन वाला आर्टिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप इन पॉइंट्स से आंसर तक, अच्छे आंसर तक पहुंच सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज, हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेटेड इक्विटी है ना, ध्यान में रखना, जिनको जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से रिसोर्सेस हम देंगे। तो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए कि जस्ट सपोज कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मान लो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे आपको अधिक रिसोर्सेस देने पड़ेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर टीचर जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी इक्विटी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। देन हमको क्या ना, ड्रॉप आउट्स को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कैसे ड्रॉप आउट्स रिड्यूस हो सकता है, कोई बताना चाहेगा? अगर बच्चे स्कूल में एनरोलमेंट करा चुके हैं एंड वो नहीं आ रहे हैं, तो ड्रॉप आउट्स कैसे हो सकता है? कोई 3-4 पॉइंट्स बता दे तो मुझे मज़ा आ जाए। कोई बताओ कमेंट सेक्शन में। स्कॉलरशिप देंगे हम, बच्चे आएंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर करेंगे, जैसे ट्राइबल इलाके में नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बच्चे कुछ दिन स्कूल में एनरोलमेंट कर लेंगे, फिर आना बंद कर देते हैं, खास करके गर्ल्स। देन हॉस्टल्स का भी, जैसे सपोज किसी का घर स्कूल से, जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहता है वो बहुत दूर है या पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए अगर हॉस्टल हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अगर आप बताना चाहो तो सोल्यूशन में, मतलब सोचो, खोलो, चक्षु खोलो ज्ञान की चक्षु। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, क्लासरूम्स अच्छे प्रोवाइड कराना है, खास करके इन एरियाज़ में जहाँ पे हिस्टोरिकली नहीं पहुँच पाई ये चीज़ें, ठीक है। वी हैव टॉयलेट्स बेटर करना पड़ेगा, वाटर जो अवेलेबिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑल टुगेदर हमारे को प्रॉब्लम पता चल गया, एक्सेस से इक्विटी बेस्ड एजुकेशन पहुँचाने का, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वे फॉरवर्ड भी बताएं, ठीक है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंपल क्वेश्चन है, इसी चीज़ पे बेस्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूनिक पॉइंट्स लिखो। जीएस पेपर 2 एजुकेशन सोशल जस्टिस। इंडिया हैज एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन बट एजुकेशनल इनइक्वालिटीज स्टिल परसिस्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो मेजर चैलेंजेस डिस्कस कीजिए और मेजर्स बताइए, जिससे कि हम इक्विटेबल एजुकेशन जो है इंडिया में प्रोवाइड करा सके। 150 वर्ड सीधा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, जो डिस्कस किया उसी से आपको दिख जाएगा। बाकी देखो मॉडल आंसर्स जो मैं देता हूँ, जैसे डे 11 का जो क्वेश्चन आया था, द व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स विद कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, इसे भी डिस्कस किया था। ये आर्टिकल देखो मैं एडिटोरियल से ही लेता हूँ, हिंदू से। एंड देन ये पूरा जो फ्रेमवर्क है, किस तरह से डिमांड एड्रेस किया जाता है, फ्लो क्या होगा आपके आंसर का, एंड पूरा सॉल्यूशन के साथ, मतलब मॉडल आंसर कहा है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का ये खास बात है। नेक्स्ट आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत बेसिक लेवल से समझा देता हूँ आप लोगों को बस ज्ञान की चक्षु खोलकर रखनी है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। लेट अस गो टू दिस आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच का जजमेंट आया है। केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह, ठीक है। क्या है, कैसे है, सब बताता हूँ। सो जयबीर सिंह केस में 9 जज बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, और ये एक अर्ली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच। बेंगलोर वाटर सप्लाई केस, उसी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुए थे, तो उसी को क्या कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, इसी पर डिस्कशन हुआ एंड फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देयर इज अ एक्ट जो कि इंडस्ट्री को डिफाइन करती है, ठीक है। वैसे वेग है, अच्छे से डिफाइन नहीं करती, अच्छे से डिफाइन करती तो इजी होता समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं जाती। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसका एक सेक्शन है 2J,
इसमें इंडस्ट्री की बात की गई है, बट ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं था। तो इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, किसको इंडस्ट्री कह सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं था। तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया 1978 में, जिसमें 7 जज बेंच बैठी थी, बेंगलोर वाटर सप्लाई केस। ये सारा नोट्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके लिए मत सोचना, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये तो कंटेंट आप देख लेना, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। जो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस है, 7 जज बेंच बैठी थी, और उसने इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन किया। इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बोला ट्रिपल टेस्ट होगा। कोई भी जो है एक्टिविटी इंडस्ट्री कब कही जाएगी, तो फर्स्ट थिंग इज, ध्यान से सुनना, सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है। मतलब कि किसी को अगर हम इंडस्ट्री कहेंगे तो ट्रिपल टेस्ट होगा, 3 पॉइंट्स आएंगे, ध्यान से सुनना। सिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है, क्या होगा सिस्टमैटिक एक्टिविटी का, कि एक्टिविटी जो हो रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। सेकेंड थिंग इज, इम्प्लॉई और इम्प्लॉयर के बीच में कॉपरेशन है। सेकेंड जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें सेकेंड पॉइंट ये है कि इम्प्लॉई जो कि काम करते हैं और जो काम देते हैं उनके बीच में कॉपरेशन से काम चलता है। एंड द थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 3 चीजें ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताई। एक चीज और बताया जो वही कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है आगे, कि प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है कि किसी को इंडस्ट्री हम कह दें। ये 3 चीज, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, देन वी हैव एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉपरेशन, देन वी हैव द थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 होगा तो उसको हम इंडस्ट्री कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट जो है एक मतलब कि फैक्टर नहीं बोला गया इंडस्ट्री को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या हुआ, जस्ट सपोज एक मेडिकल हॉस्पिटल है एक, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं, और एक मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल का। जस्ट सपोज जो डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं, ठीक है, अब ब्रॉड डेफिनेशन इंडस्ट्री का दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अब ये जो डेफिनेशन है ना, जस्ट सपोज डॉक्टर एंड जो मैनेजमेंट के बीच में कुछ इशू हुआ, ठीक है, और डॉक्टर्स ने बोला हमें प्रोटेक्शन चाहिए बिकॉज हॉस्पिटल इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। एंड सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े से जजमेंट में क्या हुआ कि ब्रॉड डेफिनेशन की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह या बहुत क्लैरिटी स्पेसिफिक होकर नहीं बताया गया, ये 3 टेस्ट अगर आप पास कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री हो। तो इस हिसाब से स्कूल्स, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या आपका हॉस्पिटल्स है, वो भी अपने आप को इंडस्ट्री कहने लगी। एंड मल्टीपल फिर केसेस जुडिशरी के पास जाने लगा। सिंपल है, समझा देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज जे, इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की बात की गई है। इंडस्ट्री में जो काम करेगा तो उसको सर्टेन मतलब कि बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। अब इंडस्ट्री अच्छे से डिफाइन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया बेंगलोर वाटर सप्लाई केस, उसने ट्रिपल टेस्ट की बात करी और कहा कि प्रॉफिट शुड नॉट बी वन ऑफ द पॉइंट जिस पे हम इंडस्ट्री को डिफाइन करें। अब इसकी वजह से, इस डेफिनेशन की वजह से जो इंडस्ट्री डिसाइड होने लगा, तो स्कूल्स, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, इन्होंने भी खुद को इंडस्ट्री घोषित कर दिया एंड प्रोटेक्शन जो है उनके वर्कर्स मांगने लगे। इस वजह से इस केस का सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिविजिट किया एंड 9, क्योंकि 7 जज बेंच के डिसीजन को 9 जज बेंच ही मतलब कि चेंज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। 5 जज बेंच नहीं बैठ सकती है इसके लिए। तो 9 जो है जज बेंच, आप केस का नाम देख लेना, मैंने डाल दिया है, स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। सो ये जो बैठी ना, तो इसने क्या कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट है ना, वो उस चीज़ को बरकरार रखी जाएगी इंडस्ट्री के लिए। मैंने 3 टेस्ट में नाम बता दिए, बट इसमें क्या कहा गया कि इस जजमेंट में 5:4 ये आया है जजमेंट। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। तो मेजोरिटी की वैल्यू होती है 5 जो जीता गया है, ठीक है, 5 जजेस की जो बात है उसको पहले माना जाएगा। सो इट हैज़ रिटेन्ड इट्स एसेंशियल फ्रेमवर्क बट रीफॉर्मुलेटेड इट्स एलिमेंट्स एंड गाइडलाइंस। जो ट्रिपल टेस्ट वाला 3 है वो रहेगा,
बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे रीफॉर्मुलेट किया है और एलिमेंट्स एंड गाइडलाइंस जो है जारी की जाएगी। बट एक चीज़ है कि वो एग्जैक्टली क्या है अभी हमें नहीं पता, उसके पीछे का रीज़न है जो डिटेल जजमेंट है अकॉर्डिंग टू मी अप टिल नाउ, डिटेल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसे इशू नहीं किया है, ठीक है, वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो ट्रिपल टेस्ट को रिटेन किया इंडस्ट्री के डिफिनेशन में, जो कि ऑलरेडी बैंगलोर वाले केस में तय किया गया था, वो रहेगा ही, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और मॉडिफिकेशन जो होगा उसमें रीडिफिनेशन जो दी जाएगी तो उसमें क्या होगा, थोड़ा स्पेसिफिक होंगे। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कहा कि जो पहले के केसेस हैं जिसमें इंडस्ट्री तय होना है और ऑन द बेसिस ऑफ बैंगलोर वाटर सप्लाई केस जो चल रहा था, वो बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। मतलब कि आज जो जजमेंट दिया और 1978 से जो जजमेंट आया, इस बीच में जो केसेस हुए हैं तो इसके जो केसेस होंगे ये इसी मतलब ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पे ही होंगे जो कि दिया गया था 1978 में, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको रिप्लेस किया एक लॉ ने जिसका नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। पार्लियामेंट ने 20 में ही पास कर दिया था, बट उसको इम्प्लीमेंट किया गया नवंबर, आई थिंक 21 नवंबर 2025। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि जो लॉ रिप्लेस हुआ जिसमें इंडस्ट्री इस पार्टिकुलर कोड के अंदर भी बताई गई होगी, तो आप ना उसको सेपरेटली हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, वो सेपरेटली इंटरप्रेट होगा, उसका इससे अभी कनेक्शन उतना नहीं है, ठीक है। तो बहुत हद तक क्लैरिटी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। पहली चीज कही कि ट्रिपल टेस्ट रहेगा ही, बट हम उसको रीडिफाइन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, थ्रू गाइडलाइंस। ओके, जो केसेस चल रहे थे वो 78 के डिसीजन के बेसिस पे ही, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे ही होगा। एंड द थर्ड थिंग इज, जो नई डेफिनेशन आई है या नया पैरामीटर आया है अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इंडस्ट्री का, वो सेपरेटली इंटरप्रेट किया जाएगा। ये तीन चीज़ें हैं। सो ऑल टुगेदर मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि आपको चीज़ें कहानी की तरह समझ आ जाए। चलें आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आई थिंक नॉइज़ पॉल्यूशन पे बहुत सिंपल है। पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, एक जजमेंट दी, नाम देख लेते हैं, इसके भी नेम देख लो। सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अभी रिसेंटली आया। और उसके पहले मैं एक कंटेक्स्ट दे दूं कि नॉइज पॉल्यूशन जो है उससे प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया है कि हमें, मतलब इंडियन जो नागरिक हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए नॉइज पॉल्यूशन से, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है नॉइज पॉल्यूशन से वो पार्ट है राइट टू पीसफुल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, राइट टू पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इंटरप्रिटेशन से ये आया है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इंडिया के पास लॉज हैं व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हम कल पढ़ रहे थे, उसी में नॉइज पोल्यूशन रूल है 2000। तो वो ना परमिशेबल लिमिट तय करता है, ओके। इसके रहने के बावजूद भी इंडिया में लोग ना नॉइज पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है एक तरह से हाईलाइट कर रहा है कि जो लॉज हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो क्या प्रॉब्लम है, लॉज रहने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है कि लोकल इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, परमिशेबल जो लिमिट है उसको इजीली ब्रेक किया जा रहा है, एंड हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो भी हमारे, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो उसको अच्छे से इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो जब कंप्लेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कंप्लेंट्स हम नॉइज पोल्यूशन के लिए देते हैं तभी कोई काम होता है। मतलब प्रो एक्टिवली जो हमारी एजेंसीज जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज़ को नहीं देखती है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है नहीं देखती है। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो प्रोएक्टिव हमारा इन्फोर्समेंट होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए जो इवेंट वेन्यूज़ हैं जहाँ से, मतलब जैसे शादी वगैरह, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर डीजेज़ पे जो आप लोग नाचते हो, ठीक है, लड़के लोग खास करके, या साउंड सिस्टम है उसको भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, ठीक है। एंड जो नॉइज हॉट स्पॉट है ना एक पार्टिकुलर शहर में, तो उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दीज आर द सॉल्यूशन जो इस आर्टिकल में बात की गई है। बस मुझे ये बताना है कि नॉइज पोल्यूशन जो है इंडिया में वो रेगुलेट कैसे होता है,
वी हैव अ लॉ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 3 एंड 6, जिससे प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर टू रेगुलेट environmental pollutants under which the noise pollution regulation and control rule 2000 फ्रेम किया गया, ठीक है। एंड एक परमिशेबल लिमिट लगाया गया, यही है। कुछ केसेस हैं, बाकी कोर जो था मैंने बता दिया। लास्ट सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत इजी, कि नमस्ते स्कीम है एक 2023-2024 में आया, और इसका मेन मकसद क्या था कि जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं या सीवर्स होते हैं, उसको जो इसके पीछे जो काम करते हैं सफाई कर्मी, वो मैनुअली इसको करते थे, और मैनुअली जो करते थे अपने हाथों से साफ करते थे, वो बहुत खतरनाक था। खतरनाक इतना था कि एक डेटा देता हूँ, 2019 से लेके 2026 के बीच में 498 पीपल डाइड। मतलब कि सेप्टिक टैंक्स खुद से साफ करने का आज भी ये प्रचलन है, ऐसा नहीं है कि ये स्कीम को आने की वजह से चेंजेस बहुत बड़े आ गए हैं, ऐसा नहीं है। और इस स्कीम में फोकस ये किया गया कि जो हाथ से खुद से साफ करते हैं ना, हम क्या करेंगे, मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, पीपी किट्स देंगे, जो है वर्कर्स को ट्रेन करेंगे कि मशीन्स वगैरह को अच्छे से यूज़ करके सेफ्टी टैंक्स को, सीवर्स को क्लीन किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सब्सिडी वगैरह का भी प्रोविजन है। तो स्कीम 2023-2024 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट, एंड प्रोवाइड्स कैपिटल सब्सिडी अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स एंड ट्रेनिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इनिशियली अर्बन एरियाज में लॉन्च किया था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि इसे रूरल इलाके में भी ले जाएंगे। ये हम सोशल जस्टिस, कोई बताएगा इसका मिनिस्ट्री कौन सा है नमस्ते स्कीम का, राइट, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस स्कीम का थोड़ा बहुत हमने असेसमेंट भी कर दिया कि 498 पीपल की जान गई, और जो 810 जो सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन गए फ्रॉम द वर्कर साइड, उसमें 147 ही अप्रूव किए गए। तो इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम का बहुत स्लो है। तो आप इसको अगर एक्सपेंड करोगे ना, ये रहा डेटा, आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो ध्यान में रखना कि जिस पर्पस के लिए वो उसे आप अच्छे से अचीव कर पाओ। सो बस यही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से पढ़ो, आंसर लिखो और शेयर कर दो हमारे ग्रुप पर, या मुझे @RAMANATHJR @RAMANATHJR यहाँ पे भेज दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए।